नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है 5 फरवरी 2021। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है आप तक डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स पहुंचाना। चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम के शुरुआत में ही आप सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। आर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे और फिर करियर काउंसलिंग में आज हम करियर अपॉर्चुनिटीज इन मास मीडिया पर बात को आगे बढ़ाएंगे। पिछले सप्ताह हमने इसी टॉपिक पर कुछ बातें की थी और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट कमल कुमार जी होंगे जो कि आकाशवाणी में जॉब कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो हमें आज गाइड करेंगे कि क्या और गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं रेडियो और टेलीविजन के अलावा। और इसके अलावा हम क्वालिफिकेशंस पर भी बात करेंगे जो पिछले सप्ताह नहीं हो पाई थी। तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो चल रहा है कम्युनिटी कलर्स और मैं हूँ गौरी कुबेर। फ्रेंड्स, कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 से 10 बजे तक सुन सकते हैं www.radioudan.com पर और साथ ही साथ आप इसे सुन सकते हैं YouTube पर भी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकलांगता की ओर देखने का विश्व का नजरिया बदल रहा है। विकलांगता के 6 अलग अलग समूह हैं, जैसे कि शारीरिक विकलांगता, दृष्टिहीनता, बोलने या सुनने में अक्षमता। लेकिन किसी भी एक सामाजिक मॉडल में इन सभी का समावेश करना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहला मॉडल है चैरिटेबल मॉडल, जिसमें किसी भी विकलांग व्यक्ति को दान या दया के वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिन्हें के परिवार या समाज से मदद की आशा होती है। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल केयर में सुधार हुआ, चैरिटेबल मॉडल को बदला गया चिकित्सा मॉडल यानी कि मेडिकल मॉडल में। इसमें विकलांग लोगों को बीमार और मेडिकल सहायता की जरूरत होने वाले लोगों की तरह देखा गया। इसके बाद आया सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी यानी कि सामाजिक मॉडल। इस मॉडल में मानव और नागरिक अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया। सोशल मॉडल कहता है कि दिव्यांग लोग जिन परेशानियों का सामना करते हैं वो दुर्गम समाज की वजह से बनती है, ना कि विकलांगता की वजह से। दोस्तों, इस मॉडल के तहत कुछ सामाजिक संज्ञाओं को भी बदला गया, जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड को कहा गया पर्सन विथ हियरिंग लॉस। लेकिन फ्रेंड्स, इन सभी मॉडल्स में लेटेस्ट माने जाने वाला मॉडल है आइडेंटिटी मॉडल यानी कि पहचान का मॉडल। इसके तहत उन लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया है जिन्हें लंबे समय तक विकलांगता का अनुभव करना पड़ा या फिर जन्म से ही वो विकलांग है। ऐसे लोग खुद को डिसेबल्ड या डिटरमिन्ड कहलाए जाने पर अधिक जोर देते हैं। सोशल मॉडल और आइडेंटिटी मॉडल्स एक दूसरे से काफी अलग अलग है। जैसे कि सोशल मॉडल में डिसेबल्ड व्यक्ति कहेगा, अरे यहाँ तो सीढ़ियां है, मैं यहाँ नहीं जा सकता, तो मैं शिकायत कहाँ दर्ज कराऊं। लेकिन यही बात जब आइडेंटिटी मॉडल में कही जाए तो कुछ ऐसी होगी, अरे यहाँ तो सीढ़ियां है, मैं डिसेबल्ड हूँ और यहाँ समान अवसर प्राप्त नहीं किया गया है, तो ये तय करने के लिए किससे बातचीत की जाए। समझने वाली बात यह है कि विकलांगता के आइडेंटिटी मॉडल का उपयोग करने वाले लोग विकलांगता को सहजता से लेते हैं और अपने और सभी के लिए समान अवसर की मांग करते हैं। अब आगे सुनते हैं कि आखिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना क्या है। दोस्तों, हाल ही में पार्लियामेंट के सदस्य श्री ईलाराम करीम जी ने राज्यसभा में कुछ सीधे सवाल किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों की जानकारी प्राप्त करने वाले ये सवाल बहुत ही सरल लगते हैं। इनमें शामिल है देश में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कुल संख्या, सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले मनोचिकित्सकों की कुल संख्या और ऐसे ही कई सीधे सवाल, जिनके जवाब मिनिस्टर श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने दिए हैं। अब उन्होंने इन जवाबों में लिखा है कि ये सूची केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है। इसी तरह से जब अधिनियम 2017 के बाद मनोचिकित्सा में डिग्री के लिए अतिरिक्त सीटों के बारे में सवाल उठाए गए,
तो मंत्री जी ने वही सेम प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें मजे की बात तो ये है कि कुछ ही साल पहले इन सभी सवालों के जवाब लोकसभा में पूर्णता से दिए गए थे। तो आखिर बीच के कुछ एक सालों में ऐसा क्या हो गया कि अब ये आंकड़े राज्यसभा में नहीं दिए जा सकते? फ्रेंड्स, इस बात से मनोचिकित्सा से जुड़े डेटा और इससे जुड़े खर्चों के विवरण को लेकर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो डेटा पहले साझा किया गया था, अब लगता है कि कहीं वो भी निराशाजनक तो नहीं। आइए दोस्तों, रुख करते हैं हमारी अगली खबर का। कई कार्यकर्ताओं ने की नए बजट की कड़ी आलोचना। नए बजट 2021-22 में विकलांग व्यक्तियों के लिए नियोजित राशि में पिछले साल के मुकाबले लगभग 12% की कमी की गई है। द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड (NPRD) ने कहा कि इससे विभिन्न योजनाओं पर गहरा असर हो सकता है। इस नए केंद्रीय बजट में DEPWD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को पिछले साल के मुकाबले लगभग 150 करोड़ रुपए कम दिए गए। डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटीज एजेंट्स ऑफ चेंज के डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन्हें मोदी सरकार ने ही खुद दिव्य या दिव्यांग के नाम से संबोधित किया है, उनका पूरे 2 घंटों के भाषण में एक भी उल्लेख नहीं किया गया। डॉक्टर सिंह ने इस मुद्दे की ओर ध्यान खींचते हुए आगे कहा कि कोविड-19 की वजह से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ने के बावजूद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। कड़ी आलोचना करते हुए डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किए गए फ्लैगशिप एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन को कोई भी अलग से बजट जारी नहीं किया गया है। इसे हमेशा ही स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी SIPDA से पुल किया गया और वो भी इस साल कम कर दिया गया है। डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सांकेतिक भाषा पर DEPD की झांकी भी मात्र एक औपचारिकता के रूप में निकाली गई। उसी तरह से इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स ADIP स्कीम्स को भी इस बजट में कोई महत्व नहीं दिया गया। दोस्तों, साथ ही साथ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लगभग 12% की इस कमी की कड़ी निंदा की है। द नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल के डायरेक्टर अरमान अली जी ने कहा कि पहले ही कोविड पैंडेमिक के चलते लोगों के जॉब छूट रहे हैं और स्कूलों में सुविधाओं की कमी हो गई है। फिर भी इस बार के बजट में भी PWDS को लगभग पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है। डायरेक्टर अली जी ने आगे कहा है कि एक क्षेत्र के रूप में हम सभी निराश हुए हैं और हमारे देश में विकलांग व्यक्तियों के भविष्य की चिंता हो रही है। दोस्तों, इस बजट ने हमें ये इशारा तो दे ही दिया है कि भारत में विकलांग व्यक्तियों को इस साल भी कई चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन IBPS ने 2021-22 के लिए अपने एग्जाम कैलेंडर की घोषणा कर दी है। यह कैलेंडर IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर देखा जा सकता है। बैंकों में जॉब के लिए तैयारी करने वाले युवा इस कैलेंडर की मदद से अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक समाचार पत्र के हवाले से यदि बात करें तो इस कैलेंडर के मुताबिक IBPS क्लरिकल प्रीलिम्स परीक्षा 28 व 29 अगस्त 4 व 5 सितंबर 2021 को होगी और IBPS क्लरिकल मेन एग्जाम 31 अक्टूबर 2021 को आयोजित होगा। इसके साथ ही IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम 9, 10, 16 और 17 अक्टूबर को और PO के लिए मुख्य परीक्षा 27 नवंबर को आयोजित की जाएगी। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट और IBPS ऑफिसर स्केल 1 का प्रीलिम्स एग्जाम 1, 7, 8, 14 और 21 अगस्त को होगा। IBPS RRB स्केल 1 ऑफिसर मुख्य परीक्षा 25 सितंबर को होगी और RRB ऑफिस असिस्टेंट मुख्य परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी और IBPS द्वारा RRB ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए CGL एग्जाम
25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत भारतीय सभी सेवाओं का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। ऐसे में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाली एप्स का भी आज के समय में विजुअल इम्पेयर्ड के लिए एक्सेसिबल होना एक बहुत जरूरी चीज बन गई है। रैपिडो इंडिया, जो कि ऑनलाइन बाइक व ऑटो सर्विस ऐप है, जिसके माध्यम से लोग बाइक व ऑटो आसानी से बुक करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, को विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए एक्सेसिबल बनाए जाने की मुहिम change.org पर शुरू की गई है। इसके लिए एक पिटीशन बनाया गया है, जिसे उम्मीद की जाती है कि आप सभी लोग साइन करेंगे, ताकि रैपिडो इंडिया को भी विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके। लो विजन कैंडिडेट्स के लिए IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ट्रेड अपेरेंटिस या अकाउंटेंट की 5 पद आरक्षित हैं। क्वालिफिकेशन: किसी भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कैंडिडेट्स के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। SC, ST और PWD के लिए यह अंक सीमा 45% है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 से 24 साल है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 महीने होगा। जिन प्रतिभागियों को लगता है कि वे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें www.iocl.com। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 फरवरी 2021 है। क्या आप अपने कंप्यूटर स्किल्स को और अधिक सक्षम बनाना चाहते हैं, या आप बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो विजन एक्सेस आपके लिए लाया है 6 माह का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर्स, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट आदि स्किल्स सिखाए जाएंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा। जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुबह 9 बजे से क्लासेस आयोजित की जाएंगी। इस ट्रेनिंग में प्रवेश के लिए मंथली फीस 1000 रुपीज ओनली है। इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2021 है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7021030307। आई रिपीट 7021030307। भोपाल में सहायक प्राध्यापक परीक्षा में 22 पूर्व आरक्षित दिव्यांगजनों का चयन सूची में नाम आया था। चयन सूची में नाम आने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी भोपाल में हुआ, लेकिन संशोधित सूची में उनके नाम को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके बाद इन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसका आदेश इनके पक्ष में आया था। 29 मार्च 2020 को हाई कोर्ट ने कहा था कि उच्च शिक्षा विभाग को इन चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति देनी होगी और साथ ही आरक्षित दिव्यांगों को भी रोजगार देने का प्रावधान था। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के पश्चात भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा न ही इन पूर्व चयनित दिव्यांगों को नियुक्ति दी गई है और न ही पोस्ट का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। 29 मार्च 2020 के आदेशानुसार उच्च शिक्षा विभाग को 8 माह के भीतर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी थी, लेकिन नियुक्ति तो दूर की बात रही, चयन सूची भी जारी नहीं की गई। इसके बाद इन अभ्यर्थियों द्वारा पुनः एक याचिका लगाई गई, जिसके अंतर्गत एक बार फिर आदेश उनके पक्ष में आया और 28 फरवरी तक विभाग को नियुक्ति करने को कहा गया है। अब देखना यह है कि लोक सेवा विभाग इन दिव्यांगों के प्रति कितना संवेदनशील है। बिहार के वैशाली जिले में राजा पार्क स्थित भलोई कॉलेज परिसर में एक मूक बधिर व्यक्ति को एक विधायक द्वारा थप्पड़ मारे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मूक बधिर व्यक्ति अपने दिव्यांग बेटे के लिए ट्राईसाइकिल की मांग इशारों के माध्यम से कर रहा था। एक समाचार पत्र में छपे समाचार के अनुसार राजा पार्क स्थित भलोई कॉलेज परिसर में विधायक प्रतिमा सिंह स्वर्गीय श्री नंदलाल किशोर स्मृति T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंची थीं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक वृद्ध दिव्यांग व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सुबह परिजनों ने जब उसका खून से सना शव देखा तो कोहराम मच गया। एक समाचार पत्र में छपे समाचार के मुताबिक मौके पर पहुंचकर सराय अखिल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और घटना के संदर्भ में पूछताछ की। वृद्ध दिव्यांग व्यक्ति की हत्या से इलाके में कोहराम मच गया है। इस घटना की जानकारी इलाके के ASP
व पुलिस अधीक्षक को भी दे दी गई है। मौके पर इलाके के एएसपी अभिनंदन व सीओ भी पहुंचे। उन्होंने लोगों से इस हत्या की पूछताछ की। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक श्री अभिनंदन ने बताया कि सराय अखिल थाना क्षेत्र के अखबराबाद गोहली गांव में एक 75 वर्षीय वृद्ध भगवान की हत्या का मामला सामने आया है। यह व्यक्ति पिछले 3 साल से चल नहीं पा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इस वृद्ध का शव हत्या के बाद छप्पर के नीचे पाया गया था। एक समाचार पत्र में छपी खबर के हवाले से वृद्ध भगवान पिछले 3 साल से पैरालाइज का शिकार था। घूमने फिरने में असमर्थ होने की वजह से अपने घर पर ही रहता था। हत्या की रात गांव में पूजा का कार्यक्रम था जिसमें परिवार के बाकी लोग सम्मिलित होने गए थे। दिव्यांग व्यक्ति भोजन के पश्चात अपने छप्परनुमा गांव में सो रहा था और सुबह उसकी लाश खून से सनी हुई पाई गई। ऐसा पाया गया कि किसी ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा क्रिकेट लाइव मैचेस के लिए कैबी स्कोर ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट में होने वाले टूर्नामेंट्स को आप लाइव देख सकेंगे और स्कोर्स व्यू कर सकेंगे। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। केबी की प्लानिंग है कि नागेश ट्रॉफी जो कि 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है को भी इस ऐप के माध्यम से दिखाया जाए। यह ट्रॉफी बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। इस ऐप को आप प्ले स्टोर अथवा ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। गुजरात के अमरेली जिले में एक दिव्यांग को तेंदुए ने काटकर मार डाला। आपको बता दें कि अमरेली जिले में अपने फार्म में शेड के नीचे एक दिव्यांग अपने बेड पर था और तभी उसे एक तेंदुए ने काटा और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। गुजरात फॉरेस्ट कंजर्वेटिव ऑफिसर गिर ईस्ट मिस्टर अंशुमन शर्मा का कहना है कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि तेंदुए के काटने से उस व्यक्ति की मौत हुई है। यह व्यक्ति दृष्टिहीन के साथ साथ लर्निंग डिफिकल्टी से भी पीड़ित था। पुलिस द्वारा बताया गया है कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह केजेस लगा दिए गए हैं। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन अवर ओपिनियन में आपका स्वागत करता हूं। अवर ओपिनियन में आज हम बात करेंगे बजट को। 1 फरवरी 2021 को 2021-22 का बजट पेश किया गया। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस बजट को पेश किया। हर बार की तरह हमारे हाथ में आया बाबा जी का ठुल्लू। जी हाँ, ये इस बजट ने हमें इतना परेशान और निराश किया है कि मैं आपके साथ क्या बात करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ जो सरकार हमें दिव्यांग बताती है, डिवाइन बताती है, बजट में उन्होंने लगभग 12% की कटौती की है। पिछली बार जो बजट था लगभग 1371 करोड़, वो अब रिड्यूस हो गए 1125 करोड़ के आसपास उन्होंने एलोकेट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को 12% का जो नुकसान हुआ रिड्यूस किया है बजट, अपने आप में हैरान करने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो पैंडेमिक चल रहा है, हम पैंडेमिक से निकले हैं, हजारों जो बच्चे हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं, हजारों लोगों की जॉब्स गई हैं। उसके बावजूद सरकार ने बजट को बढ़ाने की बजाय बजट को कम कर दिया। ये समझ के बाहर है। 2 घंटे की आपने स्पीच दी, एक बार भी आपने मेंटल हेल्थ का जिक्र नहीं किया, जबकि इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू था वो मेंटल हेल्थ का था। चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, जर्नलिस्ट हो, सब इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बात करना ज़रूरी नहीं समझा, जो समझ के बाहर है। आप देखिए, सरकार ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के लिए कोई बजट नहीं है। एडिप स्कीम का बजट कम कर दिया गया है। सेंटर फॉर स्पोर्ट्स का बजट कम कर दिया गया है। आरपीडी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो पिछली बार 251 करोड़ थी वो कम होकर 209 करोड़ रुपया रह गई सिर्फ। तो सरकार ये क्या दर्शाना चाहती है हमारी समझ के बाहर है। भाई आपने आरपीडी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। आप सबसे पहली बात तो ये है कि लगभग 5 साल हो गए आरपीडी एक्ट को पास हुए और आप अभी भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट बता रहे हैं। तो कम से कम बेसिक स्टडी तो अगर आप लोगों से ऐसी चीज़ें आएंगी जो टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं, तो हम कॉमन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बार बार कहा जा रहा था कि इंक्लूसिव इंडिया की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहाँ, आप तो बजट ही आपने कम कर दिया। हेल्थ का बजट नहीं है, आपने
जो अभी यूनिवर्सिटी का जो आपने यूनिवर्सिटी प्रपोज की है, जो अभी बिल है जिसको एक्टिविस्ट ने माना नहीं है, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़, उसको 0.01 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिया, जबकि अभी वो बिल है। दूसरी बात, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन को कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये हमें सरकार की जो मंशा है वो डिसेबिलिटीज़ के प्रति इंसेंसिटिव दिख रही है, ये सही नहीं है। किसी भी डिमांड को एड्रेस नहीं किया गया है। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो हमारे नेतागण थे, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने जो भी प्रपोज किया था सरकार को, सरकार ने इस बार बहुत निराश किया है। जब बजट कम है तो कैसे आप स्कीमों को इम्प्लीमेंट करेंगे, समझ के बाहर है। और इस समय तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट डबल होना चाहिए। इस बार तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो बजट है वो डबल होना चाहिए था, लेकिन बजट में ये कटौती समझ के बाहर है। जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि इस बार हर चीज़ में बजट कम किया गया है, चाहे वो नेशनल ट्रस्ट हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज सेंटर हो। तो सरकार ने ओवरऑल निराश किया है। इसके ऊपर संडे को हम एक पैनल डिस्कशन भी करेंगे, आप जरूर सुनिएगा। गवर्नमेंट ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जॉब रिकॉग्नाइज्ड की हैं, उसके ऊपर अगले सप्ताह बात करेंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम में मैं इतना निराश हूँ कि सिर्फ आप लोगों को ये अपडेट करना चाहता था कि कुल मिला के मैं क्या बात करूँ, इसमें है ही कुछ नहीं, हर चीज़ का बजट कम कर दिया। तो चलिए गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएं, आप भी अपनी राय गवर्नमेंट तक भेजें। थैंक यू सो मच। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स इन मास मीडिया। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ होंगे कमल कुमार जी और उनसे हम कुछ और सवाल पूछेंगे मास मीडिया में करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio उड़ान। स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। करियर काउंसलिंग में लास्ट वीक हमने बात की थी मास कम्युनिकेशन पर। मास कम्युनिकेशन के बारे में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मास मीडिया में अगर अपना करियर बनाना चाहे तो क्या स्कोप अवेलेबल है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट कमल कुमार जी थे, जिन्होंने बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मास कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा ही स्कोप बताया और कुछ सवाल हमारे पिछले सप्ताह कवर नहीं हो पाए थे, आज हम उन्हें ही कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो बात करते हैं कमल कुमार जी से। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कम्युनिटी कलर्स में एक बार फिर से। थैंक यू ज्योति जी। अगेन सभी श्रोताओं को भी, सुनने वालों को भी मेरा गुड इवनिंग। कमल जी, पिछला जो हमारा एपिसोड था वो लिसनर्स ने बहुत पसंद किया, बहुत से कमेंट्स भी आए। तो आज हम ये समझना चाहेंगे कि टेलीविजन और रेडियो
इसके अलावा और कहाँ पर स्कोप है मास मीडिया में जी, या गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें? प्राइवेट में तो आपने पिछली बार बहुत बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से बस थोड़ा सा प्राइवेट में बता के फिर मैं गवर्नमेंट में आता हूँ। टेलीविजन और रेडियो के अलावा प्रिंट मीडिया एक और विकल्प हो सकता है अगर मास मीडिया में हम जाते या जर्नलिज्म की हम पढ़ाई करते हैं। प्रिंट मीडिया में भी लैंग्वेज अलग अलग है, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता, इंग्लिश जर्नलिज्म और आजकल तो रीजनल जर्नलिज्म भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, जिसे हम वर्नाकुलर जर्नलिज्म कहते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज को चुनकर, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस तरह से आप प्रिंट मीडिया में भी हिस्सा बन सकते हैं। और प्रिंट मीडिया में इतने कोई चैलेंजेस भी नहीं है। वहाँ तो आपको सिर्फ आपको लिखना है और अपनी स्क्रिप्ट आपको लिखनी है और न्यूज़ डिलीवर करनी है। रिपोर्टिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप को सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल्स ही वहाँ पे स्टोरी फाइल करनी होती है। तो वीडियो ऑडियो के जो आपको लगता है कि चैलेंजेस हो सकते हैं, वो आपको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आप वैसे चैलेंजेस फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट मीडिया में बहुत से स्कोप हैं और प्रिंट मीडिया में आपको जो चैलेंजेस हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको रेडियो और टेलीविजन में फेस नहीं करने चाहिए ज़रूर, लेकिन प्रिंट मीडिया को भी एक ऑप्शन के तौर पर आप ले सकते हैं। प्रिंट मीडिया में आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सब एडिटर और इस तरह से चीफ एडिटर जो न्यूज़पेपर के होते हैं, अलग अलग मैगजीन्स में काम कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में एज फ्रीलांसर भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है, यानी जैसे मैंने कहा था स्वच्छंद पत्रकार, आप अलग अलग अखबारों के लिए, पत्र पत्रिकाओं के लिए लिख सकते हैं। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रिंट मीडिया में है। इस तरह से एडवर्टाइजिंग सेक्टर में भी आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में आपको बेसिकली क्रिएटिव टीम में लिया जा सकता है और जो एडवर्टाइजिंग की कैंपेनिंग होती है, जो उनका पूरा डिज़ाइन होता है पब्लिसिटी का, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं क्रिएटिव टीम का। मार्केटिंग में आप जा सकते हैं अगर आपके पास टेक्निकल फाइनेंशियल जो मार्केटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं या उनकी स्किल्स होती है, तो उस तरह से आप एड एजेंसीज में भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। और आमतौर पर एड एजेंसीज प्राइवेट ही होती हैं। और इस तरह से प्रोग्रामिंग का आप हिस्सा बन सकते हैं अलग अलग हार्डकोर जर्नलिज्म के अलावा। तो ये कुछ प्राइवेट मीडिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब मैं सरकारी पर आना चाहूँगा। ज्योति जी, सरकारी मीडिया में बेसिकली अलग अलग समय पर जॉब्स आती रहती हैं, जैसे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का डिप्लोमा या डिग्री। तो उसमें आमतौर पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की पोस्ट आती हैं या जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफिसर्स होते हैं उनकी पोस्ट आती हैं, और ये ज़्यादातर पोस्ट PSUs में आती हैं, जो गवर्नमेंट ये PSUs हैं उसके अंदर। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिग्री डिप्लोमा के अलावा आमतौर पर एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कि प्राइवेट मीडिया में या प्राइवेट सेक्टर में आपका या कहीं भी किसी भी मीडिया फील्ड में आपका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2, 3, 4 साल का। वो रिक्वायर्ड पोस्ट के हिसाब से होता है। तो इसके अलावा आप आकाशवाणी दूरदर्शन में भी समय समय पर प्रसार भारती द्वारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट आती हैं। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, समय समय पर निकलती हैं। तो अगर आपने जर्नलिज्म किया है तो आप इन पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और ऑप्शन लेकर आप चल सकते हैं मास कम्युनिकेशन में। अगर आपने मास कम्युनिकेशन से डिग्री की है MA की, तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और आप एकेडमिक में भी आप अपनी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आपने नेट क्वालिफाई किया तो आप नेट को आप प्राइवेट जॉब के साथ साथ या अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ नेट की तैयारी भी करते रहिए। और नेट का एग्ज़ाम देने के बाद जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मास कम्युनिकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है तो वहाँ आपको मौका मिल सकता है। तो ये एक टीचिंग या एकेडमिक्स में भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो प्रोफेशनल जर्नलिज्म से लेकर टीचिंग तक की कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट मीडिया में, प्राइवेट फील्ड में ही है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो शुरुआत में तो आपको प्राइवेट में काम करना पड़ेगा, बाद में आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ सकते हैं। एक और मैंने सर्विस बताई थी आपको, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में आमतौर पर या तो सिविल सर्विसेज के ज़रिए जो ऑफिसर्स हैं वो आते हैं UPSC के थ्रू, वो जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्रैक करके आते हैं, या फिर UPSC अलग से इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होती हैं, जो मीडिया प्रोफेशनल होते हैं, जिन्होंने मीडिया में काम किया होता है,
उनके लिए अलग से ऑफिसर्स की कुछ पोस्ट समय समय पर यूपीएससी द्वारा निकाली जाती हैं। तो आप अगर आपने मास कम्युनिकेशन की डिग्री या डिप्लोमा किया है तो यूपीएससी द्वारा निकाली जाने वाली जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की पोस्ट हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें भी वही बात कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा 3-4 साल का प्राइवेट मीडिया में या किसी गवर्नमेंट मीडिया में। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां आप रेडियो और टेलीविज़न के अलावा अपनी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एज फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंपेनिंग में काम कर सकते हैं, उनसे अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर, जैसे आप एडवर्टीजमेंट बनाते हैं या जिंगल्स आप बनाते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, कंटेंट उनके लिए लिखना चाहते हैं, तो आपको ऐसे भी जैसे आप वॉइस ओवर देना चाहते हैं, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, तो इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना रिज्यूमे बनाइए। आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना रिच अच्छा प्रोफाइल होगा उतना ही आपको कंसिडर किया जाएगा, तो उनके लिए भी अप्लाई करते रहिए। तो इस तरह से आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही आपको ढूंढना पड़ेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो फिर आ ही जाएंगी। कमल जी, लास्ट टाइम आपने स्किल्स के बारे में तो बहुत डिटेल में बताया था कि क्या स्किल्स की जरूरत है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, और वो कहाँ से हम इसे क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को अच्छे से एजुकेशन दी जाती है, यानी कि एक्सेसिबल एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, देखिए, मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं पूरे भारत में, और कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं। आप या तो अगर आपको लगता है कि शुरू से ही मास कम्युनिकेशन की आपको पढ़ाई करनी है, तो आप अपनी 12th के बाद सीधे मास कम्युनिकेशन में जो बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी एक तरह से कहें कि ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में होता है, उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको अपनी पर्सनल एक सलाह ये देना चाहूँगा कि जो बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, जैसा मैंने देखा है या सुना है, उसमें ऐसा होता है कई बार कि आप ग्रेजुएशन अगर दूसरे सब्जेक्ट से करके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में मास कम्युनिकेशन में आते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप ग्रेजुएशन में और सब्जेक्ट्स पढ़कर आते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट्स पर आपकी पकड़ होती है, आपको अच्छी नॉलेज होती है। तो ये एक ऐसा भी कर सकते हैं आप कि या तो ग्रेजुएशन से ही आप मास कम्युनिकेशन लेके चलिए, जो बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, या फिर आप ग्रेजुएशन किसी और कोर्स से करने के बाद, जो भी आपको लगता है, या ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स, जिस भी आप फील्ड में आपको लगता है, उसको करने के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट से, जिनके अभी मैं नाम बताऊंगा, उनमें आप एनरोल कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। भारत में टॉप इंस्टीट्यूट में सबसे पहला नंबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का आता है, शॉर्ट में जिसे IIMC कहते हैं। ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में इसके रीजनल सेंटर्स हैं। तो दिल्ली में JNU के पास ही इंस्टीट्यूट है, इनफैक्ट JNU के कैंपस से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो IIMC में अभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होते हैं, यानी आप ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का या तो आप रेडियो और टेलीविजन जर्नलिज्म कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस का कोर्स कर सकते हैं, या आप लैंग्वेज जर्नलिज्म कर सकते हैं, जिसमें प्रिंट जर्नलिज्म आता है बेसिकली, हिंदी या इंग्लिश जर्नलिज्म या उर्दू जर्नलिज्म। और अगर आप रीजनल में जाना चाहते हैं तो अलग अलग, जैसे मलयालम में है, मराठी में है, या कश्मीरी है, तो उस तरह के भी जर्नलिज्म के शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। तो एक आपके पास बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको जैसे हार्डकोर जर्नलिज्म में जाना है और तुरंत जॉब चाहिए, प्राइवेट मीडिया में जाना है, तो IIMC जैसे इंस्टीट्यूट से आप 1 साल का डिप्लोमा कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि हर सरकारी जो भी PSUs में जॉब्स निकलती हैं उसके लिए भी वो मान्य होता है। उसमें या तो डिग्री मांगते हैं, डिप्लोमा मांगते हैं। तो उस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में वहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, और अपनी आगे की पढ़ाई भी फिर डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं, या नेट वगैरह के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो एक तो मैंने IIMC का आपको नाम बताया। इसी तरह से मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये है, ये भी एक अच्छा जानी मानी यूनिवर्सिटी है, और ये कोर्स काफ़ी जाना माना है वहाँ पर मास कम्युनिकेशन का। तो वहाँ तो आप ग्रेजुएशन से ही एडमिशन कर सकते हैं, वहाँ आप ग्रेजुएशन से ही मास कम्युनिकेशन में एनरोल कर सकते हैं, या फिर
आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, डिप्लोमा वगैरह भी उसमें होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी मास कम्युनिकेशन है, जो कि अभी फिलहाल 3-4 साल में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मास कम्युनिकेशन की काफ़ी अच्छी रिसर्च हुई है और वहाँ की जो पब्लिकेशंस मैंने भी पढ़े हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी, जो हमें साउथ में खासतौर पर लोग सुन रहे हैं, वहाँ भी जा सकते हैं और नॉर्थ से भी जा सकते हैं इनफैक्ट, तो वहाँ भी एक करियर की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ भी आप एनरोल कर सकते हैं। और सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह से आप ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई में भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और भी हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एमिटी है जिसमें कि स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसी तरह से जिम्स है दिल्ली में, जिम्स में भी ये एक मास कम्युनिकेशन की एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। देहरादून में एक ग्राफिक एरा है इंस्टीट्यूट, वहाँ भी मास कम्युनिकेशन की डिग्री डिप्लोमा होते हैं। तो आपको जो जहाँ से आपको अगर प्राइवेट से करना है तो प्राइवेट से कीजिए, सरकारी से करना है तो सरकारी इंस्टीट्यूट से कीजिए, लेकिन बेटर ये होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप एक्सेसिबिलिटी की, अब IIMC जैसी जगह पर तो अब आपको दिक्कत इतनी नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ से आ चुके हैं, निकल चुके हैं और अपने आपको मतलब मीडिया की फील्ड में काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में किसी भी जब इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो एक्सेसिबिलिटी के लिए एक तो खुद से ही आपको थोड़ा सा वहाँ पर अपनी बात रखनी पड़ेगी कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और जो भी आपको लगता है आप वैसे कोशिश कीजिए कि जो बेस्ट है वहाँ पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद तो ऑप्शन में आप दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी रख सकते हैं, जिससे कि आप अगर बेस्ट से करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी। तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, ये इसका भी मैं नाम लेना भूल गया, भोपाल में इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट, तो लेकिन कोशिश कीजिए कि जो इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त हैं, जो अच्छे हैं, जिनका नाम है, उन्हीं से ही आप जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कीजिए। ओके, तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स के नाम आपने बताए हैं। कमल जी, एक सवाल है मेरे मन में जी कि जैसे अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि टेलीविजन है, रेडियो है, या फिर प्रिंट मीडिया है, एडवर्टीजमेंट है, सोशल मीडिया पर कई लोग आजकल अपना करियर बना रहे हैं, इन सब के लिए आप कोई भी मास कम्युनिकेशन में डिग्री चलेगी या पर्टिकुलर होता है कि अगर आपको टेलीविजन में जाना है तो टेलीविजन में ही डिप्लोमा होना जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप रेडियो और टेलीविजन का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको सब्सिडरी सब्जेक्ट्स और भी पढ़ाए जाते हैं। मतलब जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ाया जाएगा, पब्लिक रिलेशंस की भी आपको जानकारी दी जाएगी, और आपको प्रिंट भी पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कोई आप रेडियो और टेलीविजन में अगर करते हैं तो आप प्रिंट में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने जर्नलिज्म किया है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो उस वक्त इम्पॉर्टेंट कई बार ये हो जाता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, तो उसका भी आपका जो प्रोफाइल होता है उसमें जब इंटरव्यू में देखा जाता है, तो अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूशन से, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो आपको कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक नाम होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो बेहतर जगह है वहीं जाइए। और वैसे भी और सभी यूनिवर्सिटीज़ में मास कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, हरियाणा में भी बहुत सारी, कुरुक्षेत्र है, और हिसार में एक यूनिवर्सिटी है, तो सब जगह पे आपको जर्नलिज्म मिल जाएगा। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं जर्नलिज्म के, वहाँ क्योंकि खास तौर पर पढ़ाई का फोकस जर्नलिज्म ही होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं सारी, और जो टीचर्स होते हैं वो स्पेशल जर्नलिज्म को पढ़ाने के लिए ही वो होते हैं। ऐसा नहीं कि और यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो इंग्लिश पढ़ा रहा है या हिंदी पढ़ा रहा है वही जर्नलिज्म पढ़ा रहा है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। प्रैक्टिकल जहाँ आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिले तो वहीं पढ़ने का ज़्यादा फायदा है। तो इसीलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी कोर्स से करके आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ओके, यहाँ पर ज़्यादा स्किल्स और इंटरेस्ट का रोल है। बिल्कुल, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यस, तो अब आपने बहुत डिटेल से क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दिया है। आई होप कि लिसनर्स को पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। कमल जी, अब थोड़ा चैलेंजेस पर आते हैं। बिल्कुल। एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को कुछ तो चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि आप भी जॉब कर रहे हैं और आपका भी एक्सपीरियंस काफ़ी है।
तो टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, एडवर्टाइजमेंट या जो भी इस तरह की मास मीडिया में हमारा स्कोप है, चैलेंजेस के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप उसे सॉल्व करते हैं अगर कोई चैलेंज आता है तो? सबसे पहला चैलेंज तो ज्योति जी नौकरी का होता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल फील्ड होती है, चाहे लॉ हो या जर्नलिज्म हो, इसमें आप ये मानकर चलिए कि आपको जॉब सिक्योरिटी से जैसी चीज तो बिल्कुल नहीं है। मतलब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी है, लेकिन आपको जॉब से ऊपर उठकर थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहला चैलेंज तो आपको एक पक्की नौकरी का आएगा। तो इसीलिए आप उस तरह से खुद को तैयार रखिए कि आप नौकरी के लिए मास कम्युनिकेशन शुरू में नहीं कर रहे हैं। कम से कम शुरू में आप अपने एक्सपीरियंस के लिए जर्नलिज्म की फील्ड में जा रहे हैं, अपने शौक को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद तो आप अपने शौक को अगर अच्छा पूरी तरह से जस्टिस उसके साथ कर पाएंगे तो जॉब आपको मिल ही जाएगी। तो जॉब का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें भी जैसे मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जब टीवी चैनल ज्वाइन किया, उसके बाद उसके कुछ ही महीने बाद वो टीवी चैनल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगा और उसमें लोगों की छटनी होने लग गई। ऐसा कई बार होता है कि आपको मतलब ये नहीं कहा जाता कि आपको हम निकाल रहे हैं, लेकिन हमें, मेरे और भी बैचमेट्स थे, हमें भी मालूम हुआ कि अब हम निकल सकते हैं यहाँ से। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये चैनल्स ना कई बार क्राइसिस में आ जाते हैं, कई बार किस तरह से उनका प्रोफाइल होता है। तो ऐसा नहीं कि मुझे ही निकाला, मुझे कहा, लेकिन हाँ बड़े हम्बल तरीके से हम लोगों को बुलाया और कहा गया कि आप लोग और भी जगह ढूंढना शुरू कर दीजिए। तो लेकिन हम लोग रिलैक्स रहे, फिर अलग अलग जिसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने अपनी अपनी जगह पकड़ी। जैसे मैंने रेडियो पकड़ा या किसी और ने प्रिंट पकड़ा। तो लेकिन इस दौरान आप अपनी प्रोफाइल बनाते रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इंक्लूड कीजिए अपनी प्रोफाइल में, जिससे कि आप दूसरी जगह स्विच करें तो आपको तुरंत कंसीडर कर लिया जाए, या आपको और आपको हो सकता है भटकना भी पड़े, कई कई जगह पे जॉब्स के लिए जाना पड़े, इंटरव्यूज देने अपनी प्रोफाइल लेकर। तो जॉब का एक तो आपको इनसिक्योरिटी रहेगी जब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं आते हैं तो, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी आपकी अपॉर्चुनिटीज जरूर हैं, लेकिन आपको स्विच करना पड़ सकता है अलग अलग जॉब के लिए। दूसरी एक बहुत बड़ी एक चैलेंज जो मैं कहूँगा वो ये है कि आपके अंदर आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपनी एबिलिटीज़ को। कई बार हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती हैं लेकिन हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी में रेडियो में या टीवी चैनल में काम कर रहा हूँ, तो मैं पहुँच गया और बस मुझे लगा कि लेकिन वो आपसे कोई नहीं पूछेगा आप क्या करते हैं, आपको खुद बताना पड़ेगा कि अंदर क्या टैलेंट है, क्या एबिलिटी है, क्या कर सकते हैं आप। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना आपको आता है उससे ज़्यादा ही बताइए, क्योंकि बाद में तो काम हो ही जाता है ना। तो खुद की योग्यता को दिखाना ये एक चैलेंज भी नहीं कहूँगा, ये एक एक्सप्रेशन का एक तरीका है। और पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमें काम नहीं मिल रहा है या हमें कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप एक दो दिन रुक सकते हैं, थोड़ा कांटेक्ट आप कीजिए लोगों के पास, ऑफिशियल्स के पास जाइए, चैनल में, रेडियो में, उनसे बात कीजिए। तो आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। एक और चैलेंज जो आमतौर पर सभी जॉब्स में आता है, एक्सेसिबिलिटी की समस्या या एक्सेसिबिलिटी का कितना इशू है, क्या है वहाँ पर हमारे। तो इसके लिए मेरा दृष्टिकोण ये है कि आमतौर पर हम जब किसी नौकरी में जाते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि हमारे अधिकार, एक्सेसिबिलिटी हमारा अधिकार है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ एक्सेसिबिलिटी हमारा अधिकार है, लेकिन समाज या सोसाइटी या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको तो मालूम नहीं है ना आपकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपके पास जो भी जुगाड़ हो, चाहे अपना ही लैपटॉप हो या अपनी ही कोई मोबाइल हो, अपनी ही चीज़, अपनी ही एक्सेसरीज हो, उसका इस्तेमाल करके आपको एक दो हफ्ता, एक दो महीना आपको उनको ये दिखाना चाहिए कि मैं इस तरह से जुगाड़ करके काम कर सकता हूँ। उसके बाद वो खुद ही आपको चीज़ें देंगे जब उन्हें आपकी रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। तो जैसे मैंने भी यही किया, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताने जाता कि भाई मेरी ज़रूरत है, तो उन्हें लगता है कि इनके लिए एक तो कंप्यूटर मंगाना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर मंगाना पड़ेगा, इतना खर्चा आ जाएगा, इतने तो लोगों की 5 लोगों की सैलरी निकल जाएगी। तो कॉर्पोरेट में ये कई बार होता है ना। तो आपके पास जो भी अपना जुगाड़ हो, अपना लैपटॉप ले जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए पहले ही दिन से। तो अधिकार जताना एक अलग बात है, लेकिन अपनी योग्यता को जब तक आप नहीं रखेंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि हमारी आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो आप ये योग्यता को समझने के बाद वो खुद ही आपको फैसिलिटीज देंगे। जैसे कि मैं अगर जब चैनल में था, पहले अपना कंप्यूटर अपना मैं जो छोटे छोटे पहले मोडम आते थे ना, डेटा वाले, वो ले जाता था। मैंने नेट भी उनसे नहीं मांगा शुरू में,
क्योंकि मुझे लगता था कि पहले इनको मतलब दिखा दिया जाए कि कैसे काम होता है, क्या होता है। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। है ना, तो उसके बाद मैंने काम किया न्यूज़ रूम में, और जब उन्हें लगा तो उन्होंने मुझे स्पेशल फिर अलग से कंप्यूटर दिया, उसमें मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। तो वो चीज़ें बाद में आ जाती, तब लगता है ना कि काम कर रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद इसके अलावा तो कोई ऐसी मुझे लगता है ऐसा चैलेंज नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है मेरे मन में, जो चैलेंज मैंने देखा, एक बार मैं इंटरव्यू के लिए गई थी स्टूडियो में, तो मुझे याद है कि वहां पर बीच में शीशा लग रखा था, तो वो आपस में जो एडिटिंग करने के लिए टीम थी, उनके साथ जो आरजे थी वो इशारों से कांटेक्ट कर रही थी। बिल्कुल, कि ये प्रॉब्लम आ रही है, या वो बता रहे थे कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, माइक आगे कीजिए, पीछे कीजिए। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के साथ कैसे वो कांटेक्ट करेंगे, अगर टेलीविजन में भी है या फिर रेडियो में भी है? बिल्कुल, देखिए उसके लिए बहुत आसान सा एक इसमें तरीका है कि जो हमारा पैनल होता है ना कंट्रोल, उसमें इशारे के अलावा एक और सिस्टम होता है कि वो माइक ऑन करके हमारे हेडफोन में बोल सकते हैं, लेकिन वो ऑन एयर नहीं जाएगा। तो उसमें आप प्रोड्यूसर से बताइए कि आप ऐसा कीजिए, आप मतलब जो भी मुझे बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन देना हो, आप माइक बस एक छोटा सा बटन होता है, उसे प्रेस करके मुझे बोल दीजिए, वो मेरे पास आ जाएगा। तो हम लोग एक तो अपनी स्किल्स को इतना अच्छा रखें कि जब वो कुछ बोले तो हम लोग डिस्टर्ब ना हो, अपना बोलते रहें। मतलब उसकी आवाज को भी फीडबैक भी सुने और बोलते रहें। इनफैक्ट जब टीवी में हम काम करते हैं तो टीवी चैनल में कई बार इशारे नहीं होते हैं, कई बार उनको भी पैनल से इंस्ट्रक्शन उनके कान में ही, उनके हेडफोन में ही दिए जाते हैं कि अब इतने सेकंड्स बचे हैं, इतने सेकंड्स में ऐड शुरू हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल एक्सेसिबल है चीज़, कोई इसमें कोई टफ नहीं है। आपका प्रोड्यूसर से आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, और इनफैक्ट वो समझते हैं, सब लोग समझते हैं। मैं ऑल इंडिया रेडियो में मैं अभी लाइव प्रोग्राम करता हूँ, या मैंने पहले भी किए हैं, तो वहाँ मतलब हमारा ऐसे ही चलता है। प्रोड्यूसर से मैं बोल देता हूँ कि आप मतलब जैसे शो खत्म होने वाला है, कई बार क्योंकि अभी तो डिजिटल क्लॉक ऐसी मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिल नहीं पाई जो ब्रेल में या कैसे भी बिना साउंड फीडबैक के एक पर सेकंड का मुझे बता दे कि आप जैसे 10 बजने वाला है, न्यूज़ खत्म होने वाली है, तो कितने देर में न्यूज़ खत्म होगी। तो जनरली मैं वही जो मोबाइल में, लैपटॉप में जो क्लॉक होती है, उससे ही जब 9:59 होने वाले हैं तो उन्हें इशारा कर देता हूँ कि आधा मिनट या 20 सेकंड जब बचे हों तो मुझे फीडबैक कान में दे दीजिएगा, मैं उसमें क्लोजिंग कर दूंगा 5-10 सेकंड में। तो इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू में होनी चाहिए। बाद में तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें और एक्सेसिबल हैं, बाहर हैं, वहाँ से मंगवाई जा सकती हैं, उनको बताया जा सकता है, तो धीरे धीरे करके सोल्यूशंस निकल जाते हैं। लेकिन पहले खुद से ही सोल्यूशन निकालने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जितनी हम अपने लेवल पे निकाल सकते हैं, फिर तो चलो सोल्यूशन मिल ही जाते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया कमल जी। और मुझे लगता है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मास कम्युनिकेशन में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकता है, अगर बिल्कुल स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको आना चाहिए, बहुत बड़ी तादाद में जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं लोग, उनको मास कम्युनिकेशन की फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की ही फील्ड है, कोई अनोखी या अलग फील्ड नहीं है। कम्युनिकेट ही तो करना है हमें, चाहे हम किसी भी फील्ड में, रेडियो में, टीवी में हो, या प्रिंट में हो, या कहीं भी हो, एडवर्टाइजिंग में हो, तो कम्युनिकेशन तो एक बेस्ट चीज़ है। वो तो मतलब आपको किसी भी माध्यम से आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप कम्युनिकेट कीजिए। वो लॉजिस्टिक्स या एक्सेसिबिलिटी, ये सब चीज़ तो बाद की चीज़ें हैं, ये तो खुद ही अरेंज हो जाती हैं, क्योंकि जब हम जैसे माहौल में ढलते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को बना लेते हैं, और फिर सोल्यूशंस तभी तो आएंगे। और जैसे अभी धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को एक्सेसिबल किया जाए, और बहुत ज़्यादा जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जो हमें अभी इम्पॉसिबल लगती हैं चीज़ें, वो भी पॉसिबल हो जाएंगी, उनके भी सोल्यूशन निकाले जाएंगे। तो मैं कहूँगा सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि हर कोई, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको पैशन है, वो मास कम्युनिकेशन में आए, और हम लोग मिलकर इस फील्ड को और एक्सेसिबल बनाए, जिससे कि काफी लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में आकर एक अच्छा ग्रुप बनाए, और एक न सिर्फ मतलब इंडिया में बल्कि पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे मास कम्युनिकेशन में जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, उन लोगों की अच्छी खासी हिस्सेदारी हो। कमल जी, बहुत सही कहा आपने। अब आप बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में 1-2 और सवाल आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी आपसे पूछूं चलते चलते। बिल्कुल। कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि जब हम स्टूडियो में होते हैं, हमें खुद से सब हैंडल करना होता है। लाइक सपोज आप रेडियो में
आप लिंक्स दे रहे हैं, आपको अपना लिंक भी खुद रिकॉर्ड करना है, उसे एडिट भी खुद करना है, सॉन्ग्स भी खुद लगाने, एडवर्टाइजमेंट्स भी खुद लगाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि एडिटिंग टीम नहीं होती, क्या ये सच है? ज्यादा आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी कभी होता है। वो तब होता है जब हमें लिंक्स ज्यादातर, जैसे ऑल इंडिया रेडियो की आपकी मैं बात बताता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में बीच बीच में आपने अनाउंसमेंट सुने होंगे, ये आकाशवाणी है, अब आप अगला कार्यक्रम सुनिए, इस तरह के अनाउंसमेंट ना, वो अनाउंसर जो होता है वो खुद से ही सारी चीज हैंडल करता है, ये बिल्कुल सच बात है। वो बीच में अनाउंस करता है, फिर प्रोग्राम वो लोग प्ले करते हैं। लेकिन जो एक लंबा शो करते हैं ना आरजे, जैसे 1 घंटे का कोई शो कर रहे हैं एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो या किसी चैनल पे, तो उनका अलग से प्रोड्यूसर होता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको गानों की उनको लिस्ट देनी है। आपको फोन को, अगर वो फोन पर कोई आना है, किसी को एक्सपर्ट को, किसी को इंटरव्यू लेना है, तो वो भी आपको नंबर देना है उनसे। बस आपको सिर्फ स्टूडियो में बैठना है आपके अपने कंटेंट के साथ, और आपको उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है। क्यू शीट एक बना के दे दीजिए लिख के अपने लैपटॉप से कि इस इतने मिनट पे मैं इस एक्सपर्ट को लूंगा, इतने या लूंगी, इस इतने बजकर इतने मिनट पे ऐड चलेगा। पूरी क्यू शीट बना दीजिए, एक टेबल में बनती है, उसका फॉर्मेट होता है। तो आप जब 1 घंटे की पूरी या 3 घंटे की क्यू शीट बना के उन्हें प्रोड्यूसर को दे देंगे, तो उससे उसका काम आसान हो जाएगा कम्युनिकेशन में। तो एक विजुअली चैलेंज्ड को मुझे लगता है टेक्निकली अपने सोल्यूशंस इस तरह से निकालने चाहिए कि आगे सामने वाले को भी बर्डन ना लगे। जैसे मैं आमतौर पर जब भी जाता हूँ तो एक पूरा एक पेज अपना प्रिंट आउट निकाल के ले जाता हूँ, अपना लिख के आराम से कि इतने सेकंड पे इतने मिनट पे जाएगा, तो उन्हें भी आइडिया हो जाता है, उन्हें भी प्रोफेशनल तरीका लगता है कि अरे ये तो हमारे लिए पूरा तैयार करके लाया है, मतलब है ना, कि क्या कॉल कितने बजे क्या करना है। तो प्रोड्यूसर हमेशा होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोड्यूसर को आप जितना अच्छे से वो कॉपरेट करेंगे, उसको उतना ही अच्छे से आपको कॉपरेट करेगा, बल्कि उससे ज्यादा करेगा जितना भी आपने उससे किया है। तो ये एक तरीका होता है। आप तालमेल, ऐसे नहीं कि आप जाइए और सीधे बोलिए कि आप चलाइए, मतलब उसको अंडर एस्टिमेट करके कि आपको ये चलाना है वो चलाना है, तो वो फिर इरिटेट होगा। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और अच्छे से सब हो जाता है फिर, और मैनेज हो जाता है आराम से। और प्रोड्यूसर, एडिटिंग के लिए सब लोग होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बल्कि जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप बस माइक में रिकॉर्ड कीजिए, अपना लैपटॉप निकालिए, ट्रांसफर करके एडिट कर दीजिए, वो तो सबसे बेस्ट है। और लाइव में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ओके, एक और सवाल जी, अगर किसी पर्सन के पास स्किल है बट डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो क्या उन्हें प्राइवेट में जॉब मिल सकती है? गवर्नमेंट का तो ऑब्वियस है, विदाउट डिग्री नहीं मिल पाएगा, तो ये बताइए। हाँ, प्राइवेट में मिल सकती है, क्योंकि प्राइवेट में आप एक आरजे के तौर पर जा सकते हैं। लेकिन आपको फ्रैंकली मैं ये बताना चाहूंगा ज्योति जी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं ना कि हमें भाई आरजे बनना है या हमें परफॉर्म करना है, हम रेडियो पे आना चाहते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये अपने प्रोफेशनल करियर की तरह इस चीज को नहीं देख रहा है, ये बस एक तरह से अपने शौक को पूरा करने, एक एंजॉयमेंट के लिए आना चाहते हैं, हॉबी को पूरा करने के लिए आना चाहते हैं। तो आपको सीरियसली इतना नहीं ले सकते हैं। हो सकता है ले भी, मेरा इसमें मतलब मैं एक अपना एक अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि आप जाएंगे तो सीधे बोलेंगे तो आपको छोटा मोटा मतलब 1-2 शो दे देंगे, फिर आपको कभी नहीं फोन करेंगे, है ना। मतलब दिखाने के लिए हमने एक विजुअली इंपेयर्ड को एक शो दिया या आरजे बना दिया। लेकिन जब आप प्रोफेशनल डिग्री के साथ लेकर जाएंगे, अपना एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे, तो आपको वो अलग तरह से ट्रीट करेंगे, अलग तरह से कंसिडर करेंगे। तब आपको वो अपनी टीम का एक हिस्सा बनाने के लिए थोड़ा तैयार रहेंगे। चलिए आपको डिग्री भी ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस भी अगर हो तब भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, है ना। डिग्री तो आपके लिए, या डिग्री या डिप्लोमा, तो वो तो एक वैल्यू एडिशन है वो, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, काम मीडिया में काम किया है, तो वो चीज एक अलग पड़ जाती है। और बजाय कि आप कोई भी जाएं और उनसे मतलब ये कहें कि मतलब मैं एक शो करना चाहता हूँ या आरजे बनना चाहता हूँ या आपके यहाँ एडिटिंग प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, तो ये आपको थोड़ा बहुत तो मतलब एक्सपीरियंस है डिग्री के होने से एक प्रोफेशनल एक तरीका बन जाता है, एक तालमेल, हाँ प्रायोरिटी मिल जाती है। वो सोच अलग तरह की हो जाती है फिर वरना वही हो जाता है कि आपको 2 शो दे देंगे और शो में भी आपको एज अ गेस्ट या तो बुला लेंगे, या फिर आपकी कोई एक सक्सेस स्टोरी या आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, जो टिपिकल इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है एक विजुअली इंपेयर्ड की, तो वो चलाकर वो सुना देंगे, लोगों को बता देंगे। तो ये आमतौर पर यही होता है, ज्यादातर मैंने यही सुना है, यही ऑब्जर्व किया है। लेकिन आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से जाएंगे तो आपको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ओके, एक और सवाल, जो वॉइस ओवर के बारे में आपने बात की थी और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की थी, अगर इस फील्ड में कोई जाना चाहता है तो इसके लिए भी क्या अलग से कोई डिग्रीज या डिप्लोमास होते हैं?
या वॉइस स्किल ओवर बेस्ड है ओनली? नहीं, वॉइस ओवर के लिए तो कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेट्रो में या कहीं भी आवाज सुनी होगी, शम्मी नारंग जी की आवाज है, तो जहां तक मैंने उनकी प्रोफाइल पढ़ी है उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन का नहीं था। या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनफैक्ट ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करते हैं। जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे आवाज सुनी होगी, ये अगली गाड़ी जैसे बोलते हैं ना, खासतौर पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ सुचित्रा गुप्ता जी की आवाज है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने भी मास कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं की है। तो वॉइस ओवर में तो आपको डिग्री या डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं है, उसमें तो आपकी आवाज ही चाहिए उन्हें, है ना। तो आप या तो IVR पर, जैसे आजकल फोन पर कॉलर ट्यून होती हैं, IVR पर अपनी आवाज दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो एड्स होते हैं उसके लिए वॉइस ओवर के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। पर उसके लिए भी वो आपकी इंटरव्यू लेते होंगे या वॉइस चेक करते होंगे? वॉइस टेस्ट लेते हैं, आपका वॉइस सैंपल आपका मंगा सकते हैं। जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ के, कोई स्टोरी आप नरेट करके आप उन्हें भेजिए, या कोई एडवर्टीजमेंट, कोई ऐसा लिंक बनाकर भेजिए, तो उसमें आप जितना इंप्रेसिव आपको उनको भेजेंगे उतना आपको कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें तो बहुत अच्छे से आपको मौका मिल सकता है। और ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो इस तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ढूंढते हैं। या आपको अगर जैसे कई बार आप खुद भी सर्च करके किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो इनफैक्ट सिर्फ वॉइस ओवर ना करके आप अगर अपनी एडिटिंग स्किल्स को भी उनको बताएंगे कि मैं आपको सारा काम करके दे दूंगा, मतलब उन्हें ये ना लगे कि सिर्फ वॉइस ओवर हम आपसे करवाएं फिर एडिटिंग किसी और से करवाएं, उनको आप ये बता दीजिए कि मैं वॉइस ओवर करके सारा म्यूजिक एडिटिंग सब करके आपको दे दूंगा, तो वो ज्यादा आपको अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं और इससे आपका करियर बन सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि आप अपना खुद से भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे अपना एक स्टूडियो बना लीजिए, और आप पहले आसपास के जैसे मार्केट्स होते हैं या दुकानें होती हैं या कई जगह पे लोकल लेवल पे जो एडवर्टीजमेंट, उनसे कांटेक्ट कीजिए कि मैं ये बिजनेस करता हूँ या करती हूँ, कि आपको ऐड करवाना है, तो मैं अपना मतलब मेरा पूरा प्रॉपर एक चैनल है, तो उनके लिए भी आप ऐड कर सकते हैं, वहां से भी अर्न कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्योंकि अपने अपने इलाके में अलग अलग जगह पे एस्टेब्लिश कुछ शोरूम या दुकानें हो सकती हैं, कुछ बिजनेस हो सकते हैं, तो उनके लिए आप काम कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर आपकी पहचान बढ़ेगी तो आपकी आवाज ऐसे ही, क्योंकि शुरू में तो आपको छोटी जगह से शुरू करना पड़ेगा, बाद में अगर आपकी पहचान बने तो आप बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। एब्सोल्युटली कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत बड़ा स्कोप है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने समझाया है, मुझे उम्मीद है कि बहुत से लिसनर्स को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे, और उम्मीद है कि हमारे बहुत से लिसनर्स जिनका इंटरेस्ट है मास कम्युनिकेशन की ओर, और शायद वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें बहुत हेल्प मिली होगी। कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और रेडियो उड़ान पर आना अच्छा लगता है, क्योंकि रेडियो उड़ान से मेरे जो मास कम्युनिकेशन जब मैं कर ही रहा था उस वक्त के जो दिन है वो ताज़ा हो जाते हैं। तो उस वक्त मैं शो भी करता था गुफ्तगू वाला, तो ये रेडियो उड़ान ने भी मुझे मौका दिया अपने एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि अपनी मुझे लगता है स्किल्स को मैंने रेडियो उड़ान के माध्यम से भी एनहांस किया है। तो उड़ान का भी मैं थैंक्स करता हूँ इस माध्यम से। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।